नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरन, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स पर चर्चा किया। पूर्व के उन 2 वीडियोज़ के बाद आज एक महत्वपूर्ण कंटेंट जो जिस पर कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जनरली संविधान में मूल रूप से नहीं रखा गया था, लेकिन आगे चल के ऐसा एहसास किया गया कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य होने चाहिए। अब यहाँ पर नागरिकों के लिए मूल अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में, परंतु जब संविधान के बनने के बाद काफ़ी दिनों के बाद ऐसा एहसास किया गया कि मूल अधिकार तो हैं, यानी हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, हमें अपने किन अधिकारों के लिए सरकार से मांगना है, हमारे राइट्स क्या हैं, उन राइट्स के विरुद्ध में हम कोर्ट जा सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, रिट सेशराय, ये सब मैंने आपको बताया जो संविधान अनुसार हमें अधिकार दिए गए। अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य के लिए क्या बेहतर है, राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या क्या उपाय अपना सकता है, ये सारे सजेशंस भी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स में दे दिया गया। लेकिन बाद में ऐसा एहसास किया गया कि अधिकारों का तो ठीक है, अधिकार होने चाहिए नागरिकों के, लेकिन क्या नागरिकों के कोई कर्तव्य नहीं है या नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए? ये एक वास्तव में प्रश्न था और इस प्रश्न के दृष्टिकोण से 1976 में एक व्यापक संविधान का संशोधन किया गया, यानी व्यापक रूप से जब संविधान का संशोधन हुआ तो उसी समय राज्य के मूल्य कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो राज्य के यहाँ पे देखा जाए तो इनका स्थान कहाँ पे रखा गया, तो इन्हें 51 का के तहत जोड़ा गया और इसे इस प्रारंभ में इसमें मात्र 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी, लेकिन आगे चल के सन 2002 में इनमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। वो मूल कर्तव्य था अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। और इस प्रकार से वर्तमान में देखें तो एट प्रेजेंट कुल 11 कर्तव्य नागरिकों के बताए गए हैं। नागरिकों के 11 कर्तव्य जिनकी यहाँ पर मैं एक व्याख्या, एक चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला कर्तव्य जो है संविधान का पालन तथा उसके आदर्श और संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखा गया कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय देश के नागरिकों में देश के प्रति बड़ी देशभक्ति कूट कूट के थी, लेकिन ठीक इसी के साथ समय के साथ साथ ये देशभक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और यहाँ तक कि राष्ट्र के प्रति नागरिकों का वो भाव भी न रह गया जो देश के आज़ादी के समय नागरिकों में हुआ करता था। तो नागरिकों में संचितता की मात्रा बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उनमें सोच विकसित करने के दृष्टिकोण से इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे वो राज्य के उन आदर्शों को संजोएं जिन आदर्शों को लेकर के देशभक्ति का नारा लगाया गया और अंग्रेजों की गुलामी से देश की आज़ादी कराई गई। इसके बाद दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पहले मूल कर्तव्य में कहा गया कि संविधान का पालन करें, तो संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं उनको भी संजोए रखना। ऐसा मूल कर्तव्य था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो देखिए, ये आपसे आशा की जाती है, आपको स्वतंत्रता दिया गया है, फ्रीडम टू स्पीच दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए, जो बोल सकते हैं आप कह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की विचार को अभिव्यक्त करने के लिए रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करें जिससे देश की अखंडता को चोट पहुंच जाए, जिससे देश की एकता को चोट पहुंच जाए, जिससे देश की समृद्धता को नुकसान हो, क्षति हो। अतः
आपके द्वारा देश की संप्रभुता को क्षति ना हो। अब आए दिन ऐसा देखा जाता है कि हम अपने जातिगत और धार्मिक भेदभावों के दृष्टिकोण से, जातिगत उन्मूलन के दृष्टिकोण से, धर्म के व्यार के दृष्टिकोण से राष्ट्र की विखंडन को नहीं देख पाते। ये नहीं देखते कि राष्ट्र का विखंडन हो रहा है, राष्ट्र में अनेकता फैल रही है, एक दूसरे के अंदर भ्रातृत्व की कमी फैल रही है। अतः हमारे द्वारा बहुत से ऐसे क्रियाएं किए जाते हैं, बहुत से ऐसी आवाज उठाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं अनेकता का सूत्र या अनेकता के बीज बोते हैं। संप्रभुता के लिए हानि, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी यानी अपने आप में सब कुछ। तो अगर हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं, राष्ट्र के दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का शपथ लेना चाहिए और इसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अगली बात जो कही गई है इसमें वो देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के विषय में कहा गया। यानी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमारे कृत्य ऐसे होना चाहिए जिससे देश की रक्षा हो सके, देश का विकास हो सके। देश की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से हमारी सोच देश की रक्षा के प्रति होना चाहिए और हमारी सोच राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। हमें ऐसे कृत्य करना चाहिए जो राष्ट्र की सेवा के लिए उन्मूलन है। अब राष्ट्र सेवा से यहाँ तात्पर्य है कि देश में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो हम अपने आप की अपनी आहुति देने को तैयार हों, अपना जो भी हो सके हम राष्ट्र के विकास के लिए लग सकें। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर उत्तराखंड में किसी प्रकार का भूस्खलन आता है तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड हमसे दूर है, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा भावना ना होकर प्रयास करना चाहिए। अगर हम जा सकते हैं या हम किसी प्रकार से भी कोई डोनेशन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, तो किसी भी प्रक्रम के द्वारा राष्ट्र की सेवा हमारी भाव होनी चाहिए। ये हमारे मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। तो मूल कर्तव्य हैं, ऐसे आपसे आशा की जाती है कि आप ऐसा करेंगे जिससे राष्ट्र का विकास हो सकेगा। अगली बात जो रखी गई है वो भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, जिससे वे धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, खंडात्मक विभिन्नताओं से ऊपर उठकर साथ ही साथ महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का प्रयासरत रहें। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इस उपबंध में दो प्रमुख कर्तव्य दिखाई देते हैं। पहला है समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। अब जब हम समस्त भारतीयों की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समस्त भारतीयों का मतलब किसी भी धर्म के व्यक्ति से है और वह किसी भी जाति का हो सकता है। तो किसी भी धर्म और किसी भी जाति की विचारधारा से ऊपर उठ के धर्म और जाति की सोच से बाहर निकलकर हम हर एक व्यक्ति के साथ भ्रातृत्व की भावना को रखें, भाईचारे का भावना को रखें, भाईचारे की इस भावना से समरस रहें। समरसता यानी एक रस होकर सोचें। और जब हम ऐसी भावना से भारत के विकास के लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकेंगे, एक सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जो विश्व गुरु के रूप में अपनी छवि को वापस प्राप्त कर सकेगा। इसमें इस मूल कर्तव्य में जो एक अन्य बात कही गई वो स्त्रियों के सम्मान के संबंध में बहुत बढ़िया बात कही गई है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग है जो अपमानजनक प्रथाएं हैं, जो स्त्रियों के सम्मान के लिए घातक हैं। अब स्त्रियों के सम्मान के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कई बार हम देखते हैं कि एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि हम बैंक की लाइन में खड़े हैं और हमारी लाइन में 20-25 लोग लगे हैं और बगल से साइड से कोई महिला आती है और वो अपना काउंटर पे उसका डिपॉजिट हो जाता है और उसको पेमेंट पहले हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारे मन में ख्याल आता है कि भेदभाव क्यों, जबकि हमने कहा गया है ये आर्टिकल 15 में कि धर्म, लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, तब ये भेदभाव क्यों? तो वास्तव में देखा जाए तो ये भेदभाव नहीं, ये सम्मान है, महिलाओं के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से, क्योंकि वीकर सेक्शन और वीकर सेक्शन के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से और इन सारी चीज़ों को अगर हम निचोड़ के देखें तो मूल कर्तव्य में ये कर्तव्य है आपके कि आपको महिलाओं के प्रति सम्मान, यानी आप कोई अश्लील कृत्य ना करें, आप कहीं से ईव टीजिंग ना करें, कभी भी किसी महिला का अपमान करने के दृष्टिकोण से कोई कृत्य ना करें और ऐसी कोई प्रथाएं जो भी अपमानजनक प्रथाएं हैं उनको त्यागने पर बल दें, जिससे कि महिलाओं का सम्मान हो सके, क्योंकि महिलाओं का विकास होगा तभी किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है और आधी आबादी का विकास करे बगैर राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात इसमें इस मूल कर्तव्य में कहा गया। अगला जो मूल कर्तव्य है वो कहता है कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना।
अब देखिए, हमारी संस्कृति बहुत समन्वित कही गई। समन्वित यानी काफी समय से मिलजुल कर बहुलवादी विचारधाराओं के योग से बनी हुई संस्कृति है। हम यहाँ पर इस्लाम के अनुसार भी फॉलो करते हैं, हिंदुओं के अनुसार भी रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, जैन और बुद्ध सिखों का भी फॉलो करते हैं। तो हमारी ये संस्कृति है, इन सारी समन्वित संस्कृति यानी एकीकृत संस्कृति को हम भुला ना दें और इसको विकास करने के लिए सभी प्रकार से जो भी हो सके हम अपना प्रयास करें, अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं, हमारी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। तो इस राज्य की नीति निदेशक तत्व में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, समन्वित संस्कृति यानी जो हमारी संस्कृति एकीकृत संस्कृति है, इसको, इसकी गौरव, इसकी परंपरा को जितना अधिक बढ़ा सकते हैं उतना अधिक इसको हम बढ़ाएं, जितना हो सके हम इसको प्रमोशन करें, जितना हो सके हम इस संस्कृति को बचाए रखें, अक्षुण्ण रखें। तो यहाँ पर हम पश्चिम संस्कृति या विश्व के अन्य संस्कृति को अपनाएं, इसमें अपनाने को मना नहीं है। अगर कोई अच्छी संस्कृति है तो उसको जरूर अपनाना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति जो हमारी समन्वित संस्कृति, जो गौरवान्वित संस्कृति है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। हम जीन्स टी शर्ट पहने अच्छी बात है, परंतु हमें साड़ी को नहीं भूलना चाहिए। हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में कोई गुबेर नहीं है, हम उसको अपना सकते हैं। हम हाथ को मिलाना स्वीकारते हैं, हाथ मिलाना अच्छी बात है, लेकिन हमें हाथ जोड़ना भी आना चाहिए ना। हम इसे भूल ना जाएं, इस संस्कृति को लेकर चले तो अपनी गौरवशाली परंपरा को, जो कई हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति चली आ रही है, इसे हम अक्षुण्ण बनाए रखें। संस्कृति के विषय में मैंने पहले बताया कि the culture is that which is prevailing from a long times from human to human, and it has been inherited from ancestors। तो हमारे पूर्वजों द्वारा जो अब तक हमें हस्तांतरित होता आया वो हमारी समन्वित संस्कृति है, और वो एक दिन से नहीं बनी, हजारों सालों के साथ निर्मित होती चली आई है। तो जाहिर सी बात है, इसे हम समन्वित संस्कृति के अंतर्गत रखेंगे। तो संस्कृति को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए और जितना हो सके इसे बढ़ाना चाहिए, और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें और इस संस्कृति को विकसित रखें। जो अगली बात इस कर्तव्य में कहा गया, मूल कर्तव्य में, वो है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। ये बहुत ही सुंदर बात इसमें अभिव्यक्त की गई है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इसी पर्यावरण के हम अंग हैं, पर्यावरण के हिस्से हैं, पर्यावरण में हमारा जीवन है। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम यहाँ पर जीवित रहेंगे, हमारे वंशज जीवित, हमारे आने वाली संतति जीवित रहेगी। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे संविधान में रखा गया। इसके साथ साथ जो बात जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है कि सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना एक इस पर्पस के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी को जागृत करती है। आज हम जनरली, हमें यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हम जब नॉनवेज चीज़ों का भक्षण करते हैं तो एक प्रकार से हमारा मन कठोर हो जाता है, और फिर इस कठोरता की वजह से हम ये नहीं सोचते कि जीवों के प्रति क्या दया, जीवों के प्रति हमें एक दया की भावना रखनी चाहिए। वेज में इतना इनफ मटेरियल सप्लीमेंट है कि हमें नॉनवेज होने की ज़रूरत नहीं है। अतः जब वेजिटेशन युक्त हमारे एटमॉस्फेयर में वेजिटेशन की कोई कमी नहीं है तो हम वेज क्यों नहीं रह सकते। प्रयास करना चाहिए कि वेज रहना चाहिए। प्योर वेजिटेरियन रहना एक अच्छे शुभ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब एक छोटी सी किस्सा आपको वर्णन करूंगा कि सपोज करिए आपके अंदर ह्यूमैनिटी की बात करूंगा। एक हलवाई एक जलेबी बना रहा है और जलेबी बना के निकालता है, और वहाँ पे एक बकरी आती है और उसने उस जलेबी पे मुंह मार दिया। हलवाई ने उस बकरी का मुंह पकड़ा और उसे उठा करके जलती हुई कढ़ाई के अंदर डाल दिया। जाहिर सी बात है, यह सुनकर ही, ऐसा सोचकर ही आपका मन द्रवित हो जाता है, बड़ा ही खराब लगा। लेकिन अब आप जरा सा सोचिए उन व्यक्तियों के विषय में जो एक बकरी को कटवा के स्लॉटर के हाथ से उसको कढ़ाई में तल करके और उसको खा रहे हैं चम्मच से। यहाँ पर आप ज़्यादा कठोर हैं या हलवाई ज़्यादा कठोर? अब इस दृष्टिकोण से आपको सोचने की जरूरत है। प्राणियों के प्रति दया की भावना कई एस्पेक्ट्स पे है। जब हम प्राणियों के प्रति दया की बात करते हैं
तो हमें गरीब या भिखारी या कमज़ोर वर्ग के विकास की भी बात सोचने की बात आती है, अपंग लोगों के विकास की बात भी सोचने की बात यहाँ पे आती है। तो कई एक बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे इस मूल कर्तव्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और ये स्पष्ट कहता है कि हमें हमारी फिलॉसफी वो वैज्ञानिक या साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक होकर हमें सोचना चाहिए, साइंटिफिक होकर हमें देखना चाहिए। हमारा नज़रिया में अब विज्ञान होना चाहिए, हमारे नज़रिए में विज्ञानवादिता होनी चाहिए, रूढ़िवादिता से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आज भी हम रूढ़िवादिता, ट्रेडिशंस में खोए हुए हैं, परंपराओं में ही जीवन जीते हैं। परंपराओं में हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो हम फॉलो कर रहे हैं वो तार्किक है। अगर वो तार्किक है तो उसको फॉलो करें, और नहीं तो नए तर्क को स्वीकार करें जो विज्ञान पर आश्रित है। एक उदाहरण के रूप में जब हम बात करते हैं 200 साल पहले, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ईश्वर था। कोई भी यह नहीं कह सकता कि चंद्रमा ईश्वर नहीं था। लेकिन आज हम यह चीज़ जान चुके हैं कि चंद्रमा ईश्वर नहीं है। यानी आज की तारीख में हमें पता है कि चंद्रमा एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, ईश्वर नहीं है। और फिर भी अगर हम उसको अर्चन दे रहे हैं और उसी को देखकर तीज और उसी को देखकर ईद मना रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते। तो हमारे विचारों में तर्क आनी चाहिए, शुद्धता आनी चाहिए, और तभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो रखी गई, मानववाद। मानववाद यानी मानव की विचारधारा, मानवता होनी चाहिए। अब हमारे अंदर हम ईश्वर की एक ऐसे उपज हैं, देन है, जो जानवरों से शिष्ट हैं। लेकिन अगर हम जानवरों के जैसा कृत्य करें तो हम में और एक जानवर में, एक पशु में क्या अंतर है। अतः मानव विचारधारा, मानवीय विचारधारा, ह्यूमैनिटेरियन के भाव के साथ सोचना चाहिए। ज्ञानार्जन को अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। जितना हो सके नॉलेज को एब्सॉर्ब करने का प्रयास करें, नॉलेज को स्टैक करने चाहिए। जितना हो सके अध्ययन करिए, जितना हो सके आप एजुटेनमेंट या एजुकेशन की चीज़ों को, या जितना हो सके ज्ञान को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। दो बातें होती हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात हम करते हैं, लेकिन आए दिन आप सुनते हैं कि किसी एक मॉब लिंचिंग में, किसी एक घटना के अंतर्गत एक बस जला दी गई। अब किसी बात से नाराजगी हुई और बस जला दी गई। अब बस जला दिया तो क्या आपने क्या आपका वो क्षतिपूर्ति हो गई? आपने राष्ट्र की एक सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा दिया। क्या इससे आप क्षतिपूर्ति हो गए? क्या आपके इसका फायदा होगा? लेकिन आप इसको ना सोचते, अपने गुस्से को दिखाने के दृष्टिकोण से आपने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर दिया। हिंसा तो एक ऐसी चीज है कि आए दिन किसी न किसी बात के पूरा अखबार पटा रहता है हिंसा को लेकर के। छोटी सी घटना हुई नहीं कि हम हिंसक हो उठते हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर हम किसी स्कूटर या अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और हमें या हमारे द्वारा किसी को धक्का लग जाता है, तो आप देखते हैं 2 मिनट के अंतर्गत ही एक वहाँ पर जंग जैसा छिड़ जाता है। सड़क पे लोग गाड़ी रोक देते हैं और मलयुद्ध शुरू कर देते हैं। 5 रुपए के नंबर प्लेट पे नुकसान हुआ था और उसके बाद फिर तूने मुझे ये कहा, मैंने तुझे ये कहा, और फिर देखते ही देखते वो 50,000 रुपए का एक दूसरे को नुकसान करा देते हैं। 6 महीने तक अस्पताल अलग चले जाते हैं। अब अगर हम थोड़ी बहुत, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर अन्याय को सहना चाहिए, लेकिन इग्नोरेंस, अगर कहीं पर आप किसी ऐसे स्थान पे हैं जहां आपको लगता है कि अगले व्यक्ति ने गलती की है, तो अगर वो अपोलाइज कर रहा है तो उसको जल्दी से अपोलाइज स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, उसका अपोलाइजेशन हम मान लेते हैं। अगले व्यक्ति की गलती को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना भी एक अच्छी चीज़ है। जितना हो सके लोगों को माफ़ करते चलिए। छोटी छोटी बातों पे एरोगेंट ना होइए। ये सब कुछ बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि अगर आप छोटी सी बात में उलझ जाएंगे तो आपका जो मुख्य विकास का लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। जो आपको मुख्य रूप से विकास करना था, जो आपका लक्ष्य था, आप उससे भटक जाएंगे। आप सपोज करें कि अपनी कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपसे इस प्रकार से हिंसक घटनाएं होती है, झड़प हो जाता है, तो आपको नुकसान हुआ, आपका लक्ष्य भी एक प्रकार से टल गया है, लक्ष्य को आप नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो प्रयास करिए कि इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, और ये एक नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए इसे मूल कर्तव्य में रखा गया।
अगली जो महत्वपूर्ण बात रखी गई, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए। अपना और अपने समूह के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए। अपना विकास करने के लिए आप जो कर सकते हैं, अपने विकास के लिए आप सतत निरंतर रूप से प्रयास करते रहिए, यानी रुकिए मत, लगे रहिए, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। सोचिए कि आप क्या और कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं। और सामूहिक, अपने समूह के अंतर्गत आपका समुदाय भी आ सकता है, आपकी जाति भी आ सकती है, धर्म भी आ सकता है, आपके अपने लोग भी आ सकते हैं, परिवार भी आ सकता है। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको आप प्रयास करिए कि उनका भी डेवलपमेंट करें और ऐसा कृत्य करिए कि सबका विकास हो सके। इसके बाद 2002 में जो महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा किया, वो अभिभावकों के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक या बच्चों को वो अनिवार्य शिक्षा या शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो 86 यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया और इस पे 51 काम में संशोधन करके खंड 10 से 11 कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, एलिमेंट्री रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिक बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट उठाया गया, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया कि बहुत से माँ बाप, उनको ये लगता है कि पढ़ाई अनिवार्य, पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, रोजगार काफ़ी है। तो उनके लिए उनकी सोच को विकसित करने या उनकी सोच में अमेंड करने के दृष्टिकोण से माँ बाप को या अभिभावकों को ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा के हेतु भेजें। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि मान लीजिए सरकार द्वारा देखें तो अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्षों तक के लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्थित किया गया है और एक ये राइट टू एजुकेशन के तहत है। और अगर एक माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते, सरकारी स्कूल में भी नहीं भेजते, फ्री के स्कूल में भी नहीं भेजते, जहाँ शुल्क नहीं लग रहा है वहाँ भी नहीं भेजते हैं, तो क्या ये अपराध है? तो यहाँ पर उत्तर होगा नहीं, अपराध नहीं, क्योंकि ये मूल कर्तव्य है, ना ही मूल अधिकार का हनन हो रहा। तो चूंकि मूल कर्तव्य है, ऐसा आपसे अपेक्षा की जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करिए, ना करने पे आपको दंड नहीं दिया जा रहा। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही सुंदर तथ्य जोड़ा गया, जिससे माँ बाप और अभिभावकों को एक एहसास हो सके कि उन्हें अपने बच्चों के विकास के लिए सोचना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, जितना हो सके वो अपने बच्चों के विकास के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सतत रूप से प्रयास करते हैं। आशा है कि आज जो मैंने आपको यहाँ पर अध्ययन कराया तो वो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके फॉरवर्ड करिए। मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव रूप से क्या और जोड़ना चाहिए, क्या और ऐड करना चाहिए अपने अध्ययन में, और क्या संशोधन करना चाहिए। फिर अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, तो मैं ये सब चीज़ें आपके साथ कर सकता हूँ। तो इसके बाद ही मैं संविधान पे कुछ और भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल्दी एक नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।